जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसकी तैयारी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और आपको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि जो CVT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है वो आपकी 40 नंबर की आती है। वहीं इसके अलावा जो आपकी मैथ और रीजनिंग आती है वो दोनों मिला के 50 नंबर की आती है। यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके लिए इतना बड़ा रोल निभाती है CVT 2 में, जो कि आपका मैथ और रीजनिंग मिलकर थोड़ा सा ज़्यादा कर पाती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थोड़ा इसमें सिलेबस भी अलग है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग की तैयारी तो हर स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है तो वो करता ही है। तो इसीलिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो कि आपकी नैया पार लगा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ले लो उसमें आता ही आता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो मैथ और रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब अगर आपको एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना है तो इसमें जो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा ना वो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि ये सबसे थोड़ा अलग सब्जेक्ट है और इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन के अलावा ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर फोकस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो नाम है ना, ये नाम सुनकर कभी भी डर मत जाना, क्योंकि ये बस नाम है। इस नाम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको बस फिजिक्स मिलेगी और ITI का जो आपका ट्रेड रहता है उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहती है, ITI डिप्लोमा BTech सब में ही आपको ED पढ़ना रहता है। तो वो थोड़ा बहुत ED का इसमें रहता है। पिछली बार 2-3 नंबर के जो अपनी ED है उसके आए थे क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। तो ED को भी हल्के में नहीं लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि ED इतना कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी कि आपने तैयारी ना की हो जब आपने ITI BTech डिप्लोमा किया होगा। सबसे पहले जो ED का सिलेबस है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ED में आपका सबसे पहले आ जाता है प्रोजेक्शंस, इसके अलावा व्यूज़, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सब जो है आपका ED का सिलेबस है और ये लगभग आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और ED में ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब पढ़ने का कोई इसमें कुछ ऐसा है, पढ़ने का भी है लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रोजेक्शंस वगैरह को समझने का रहता है, तो ईजिली आप इसे समझ के सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो इसमें सिलेबस है ना वो पूरा फिजिक्स का है। सबसे पहले आ जाता है आपका यूनिट, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये जो है ना, ये आपने जब भी ITI BTech डिप्लोमा किया होगा ना तो उसमें सेफ्टी का जो चैप्टर रहता है ये ज़रूर पढ़ा होगा, ये उसका। इसके अलावा इन्वायरमेंट एजुकेशन और इसके अलावा IT लिटरेसी। देखिए जो सिलेबस में आपको फिजिक्स का सिलेबस दिया है ना ये पूरा आपका 10th लेवल का है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए 12th लेवल की फ़िज़िक्स की। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इसके अलावा अगर आप 12th लेवल की फ़िज़िक्स एक बार कंप्लीट कर लोगे ना और उसके बाद में जब आप 10th लेवल की फ़िज़िक्स उठाओगे तो ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो इसलिए 12th की फ़िज़िक्स की बुक उठाओ और उससे पढ़ाई करो। और देखो ध्यान इस बात का देना है कि आपको 12th जब आपने कंप्लीट की थी ना तो उस टाइम पे तो आपको जो आपका एग्ज़ाम था वो रिटर्न था तो आपको लिखना था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको आंसर चाहिए। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी आंसर लाने की, वो आपकी बेस्ट अप्रोच होगी एक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई बुक लेना अदर, तो मेरे हिसाब से तो अभी रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा अगर जब वैकेंसी आएंगी ना तब बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, तो उसकी टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है। देखो अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से आप ये करो कि जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक को आप YouTube पर सर्च करो और उससे रिलेटेड फिर क्लास देखो, उसके बाद में उस टॉपिक को सॉल्व करो। और अभी से आपको जो ध्यान देना है ना वो आपकी अपनी फिजिक्स पर ध्यान देना। इसके अलावा जो ED के टॉपिक है ना इन पर आप अभी से ध्यान ना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब वैकेंसी आएगी उस टाइम पे आप आराम से ना कर लेना। और देखो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो ITI के हमारे ट्रेड होते हैं क्या उससे भी इसमें जो चैप्टर है वो मिलते हैं या फिर नहीं। तो देखो और किसी जो ट्रेड है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपका ITI का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना उससे लगभग इसमें 20 से 30% जो आपका सिलेबस है वो मिलता है। तो इलेक्ट्रिशियन वालों को इसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जो और कोई से ट्रेड होते हैं जैसे फीटर वगैरह तो उसके कुछ भी क्वेश्चंस इसमें मिलते हों। और देखो आपको ये समझना होगा कि जो आपका CVT 1 एग्ज़ाम होता है ना उसमें जो आपकी फिजिक्स पूछी जाती है और जो आपका CVT 2 एग्ज़ाम होता है उसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है उसमें
काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि CVT 1 में तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका अकेला फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स का जो लेवल होता है ना, वो यहाँ पर थोड़ा हाई होता है। तो इसलिए आपको इसकी जो थ्योरी है ना फिजिक्स की, उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी ना, उस टाइम पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे थे ना भाई साहब, क्या ही बोलूँ। मतलब एक शिफ्ट में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछ दिए थे कि न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना है, और इसके अलावा जो फिजिक्स के आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूलेस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और देखो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं ना, जिनमें कि कभी कभी हमें 2-2, 3-3 फॉर्मूलेस लगाने होते हैं। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तब तक आपके न्यूमेरिकल्स पर पकड़ अच्छी नहीं होगी। और साथ में मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो न्यूमेरिकल्स आपसे आराम से बनने लगेंगे। तो अगर इस तरीके से आप अपनी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसको कवर करोगे ना, तो ईजिली आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देखो एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट है ना जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा तो वो यही है। और इसके अलावा मैथ, रीजनिंग की तैयारी तो हर कोई करता है, तो अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, तो इस पर प्रैक्टिस करो अभी से। और दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप हो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो का जो टॉपिक है पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।